अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेल न्यूज़। मैं आपका मेज़बान मलिक रमज़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो बहावलपुर कम्युनिटी में एक शान रखती हैं, एक पहचान है उनकी। उन्होंने ना कि सिर्फ बहावलपुर कम्युनिटी बल्कि पूरे पंजाब के अंदर कम्युनिटी में अहम खिदमात सर अंजाम दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम साहिबा, जो कि आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हाँ, हम इनसे ख्वाजा सरा की लाइफ के हवाले से, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले से, और इन्होंने एक एनजीओ बनाई है उसके हवाले से, और अभी रिसेंटली इन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया, उस हवाले से हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम? ठीक है मैं ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैम मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, जो ख्वाजा सरा लोग हैं, उनको माशरे में मुख्तलिफ अल्फाज से, मुख्तलिफ अंदाज से पुकारा जाता है, मुख्तलिफ अंदाज से बुलाया जाता है। कुछ लोग उनको ख्वाजा सरा कहते हैं, कुछ लोग उनको खुसरा कहते हैं। अगर इससे पीछे चले जाएं तो कुछ लोग उनको हिजड़ा भी कहते थे। तो ये अल्फाज आपको कैसे लगते हैं? अ, आपने लफ्ज स्टार्टिंग में ही एक बहुत अच्छा लफ्ज शुरुआत कर दी। ख्वाजा सरा एक्चुअली एक लक़ब है, वो मुझे अच्छा भी लगता है। उसमें एक तो बाइज्जत तरीके से बुलाया जाता है ख्वाजा सरा। जी जी। लफ्ज आ जाता है जहाँ पे हिजड़ा, खुंडसरा, खुंसी तो नहीं, शापर, कई अन्य और दूसरे नाम हिजड़ा हिजड़े के नाम से, वो लफ्ज जरा तकलीफ दे है। अगर वो लोग उनसे बुलाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ कौमों की मुख्तलिफ जबानें थी। किसी कौम में हिजड़ा हिजड़ी भी कहा जाता था, कि अब हिंदुस्तान में किन्नर कहा जाता है जी। ठीक है। तो पाकिस्तान में उसको खुसरा कहा जाता था पहले, लेकिन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के ये लक़ब से हमें बाइज्जत मिली कि ख्वाजा सरा लफ्ज इज द बेस्ट। अच्छा अच्छा मैम, ये ख्वाजा सरा जो है, ये बच्चा किसी के घर में भी पैदा हो सकता है, ये तो कुदरत का निजाम है ना। तो ये बच्चा आप तक कैसे पहुंचता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि ये हम तक कैसे पहुंचते हैं। एक्चुअली कुछ लोगों की अफवाहें थी कि ख्वाजा सरा जब बच्चे को देखते थे, ख्वाजा सरा को, वो उसको उठा लाते थे। जी जी। ये बात सच नहीं है। आपने वो मिसाल सुनी होगी बुजुर्गों से कि रूह को रूह ढूंढती है। जी जी ऐसे। ठीक है ना। तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ख्वाजा सरा कम्युनिटी ही ढूंढती है। ठीक है। वो बच्चा जब घर से तंग होके निकलता है तो वो, उसके लिए शेल्टर होम ख्वाजा सरा ही है। जी जी। उसके लिए वो वहां जाके गुरु चेला सिस्टम बनाता है, वहां पे जाके उनके पास रहता है। तो आप किसी शहर में चले जाए, एनी पर्सन, आप फर्स्ट टाइम भी गए हैं तो आप जाके वहां से किसी से भी पूछेंगे कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी कहाँ रहती है, तो आपको बता देंगे कि वहां पे उस शहर में उस गली के नुकड़ पे रहती है। जी जी ऐसे ही। तो ऐसे ही उनको बता दिया जाता है कि वहां पे ख्वाजा, वो उसने पूछा होगा तो वो बता देते हैं, और वो कहते हैं कि मैं भी आपकी तरह अपने आप को महसूस करती हूँ ख्वाजा सरा। तो वो फिर उस कम्युनिटी में शामिल होता है। ये जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग होते हैं, ये ज्यादातर डांस वगैरह, फंक्शन वगैरह, अक्सर हमने देखा भीख भी मांग रहे होते हैं। ओके। तो ये पेशा अपनाते हैं, ये स्टडी की तरफ और इस तरफ क्यों नहीं आते? अच्छा, पहली बात में तो ये कर दूं कि डांस इज द आर्ट। बतौर आर्टिस्ट आपने फीमेल को भी अवार्ड दिए हुए हैं, बतौर आर्टिस्ट आपने मेल को भी अवार्ड दिए हैं। जी। तो ख्वाजा सरा डांस करता है तो उसको अवार्ड नहीं दिया गया, उसको बतौर आर्टिस्ट। मैं तो एज ए आर्टिस्ट के तौर पे भी मैं आर्ट काउंसिल में रही हूँ, काम करती रही हूँ। तो जो बैगिंग है उसको मैं नहीं पसंद करती। बैगिंग के लिए एक कानून है, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना फेडरल गवर्नमेंट का काम है, या हुकूमत, जो सूबे हुकूमतें हैं उनका काम है। उनको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। बैगिंग सिर्फ ख्वाजा सराओं पे स्टिग्मा ना लगाए। बैगिंग के लिए फीमेल भी आती हैं और मेल भी आते हैं, सिर्फ अकेला ख्वाजा सरा नहीं आता। ख्वाजा सराओं के लिए फिर बैगिंग का स्टॉप करना है तो सारा करें। बैगिंग माफिया, हु इज बैगिंग माफिया? बैगिंग माफिया कौन है? क्या ख्वाजा सरा है बैगिंग माफिया? नहीं। क्या वो खवातीन बैगिंग माफिया? नहीं। क्या वो मारते हैं बैगिंग माफिया को देखना होगा, आपको रोकना होगा। इस मुल्क में अगर कहीं बैगिंग को रोकना है तो फिर ये आपने ये स्टिग्मा भी ख्वाजा सराओं से हटाना होगा। बैगिंग के लिए तो सारे निकले हैं, बच्चे भी निकले हुए हैं। ऐसे ही। अच्छा, किसी कहते हैं कि किसी लड़के को लड़की बनने का शौक हो या किसी लड़की को लड़का बनने का शौक हो,
تو وہ خواجہ سرا بن جاتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے یا خواجہ سرا نیچرلی ہوتے ہیں؟ یہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا، جو اس میں پہلے ذکر ہوا تھا کہ خواجہ سراؤں کے ایک مجموعے کا نام تھا مخنث، جی جس میں خنسا کہا گیا، خنسی کہا گیا، خنسا مشکل کہا گیا. خنسا کا مطلب ہے خواجہ سرا مرد، خنسی خواجہ سرا عورت، خنسا دونوں مشابت رکھنے والا. اور ان کا مجموعے کو لفظ دیا گیا مخنث کا. مخنث کے مطلب ہے خواجہ سرا کی جمع. ٹھیک ہے. اب ان کا جب 90% ٹرانسجینڈر خواجہ سرا میل باڈی میں پیدا ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ ہم لڑکی ہیں، ہم لڑکی بننا چاہتے ہیں. ہمارے جو آرگنز ہیں بطور وہ ایک بے فضول ہیں. ہم اپنے آپ کو عورت تصور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا روحوں کا رشتہ ہوتا ہے. جسم تو فانی ہے، جسم نے تو ادھر ہی جانا ہے نا، جسم تو اسی مٹی میں مل جانا ہے. روح نے وہاں جا کے حساب دینا ہے، روح نے وہ کرنا ہے. تو ہم روح کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ وہ دیکھیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنا بلڈ ریلیشن چھوڑ کے خواجہ سرا کمیونٹی میں صدیوں گزار جاتا رہتا ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ ظاہری بات ہے وہ اپنے روح کے لیے، اپنے جینڈر کے لیے لڑ رہا ہے نا. تو وہ اپنے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے، اس لیے وہ اپنے آپ کو لڑکی تصور کرتا ہے اور لڑکی بننا پسند کرتا ہے. اچھا میم، یہ گرو اور چیلے میں یہ کیا تعلق ہوتا ہے؟ گرو اور چیلے کا سسٹم آپ دنیا کے مطابق یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ گرو اور چیلا ایک استاد اور شاگرد ہے. گرو اور چیلا ایک ماں باپ اور بیٹے کی اولاد کی نسبت ہے کہ ہم اس کو ملاتے ہیں. جب ماں باپ سے وہ بچہ ہٹ کے آتا ہے تو وہ اس کو گرو بناتا ہے. گرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ماں باپ بنتا ہے، وہ اس کے اچھے برائے سب کام کو جانتا ہے. ہر گرو برا نہیں ہے، یہ بھی میں کہتی ہوں. ہر چیلا برا نہیں ہے. گرو بھی اچھے ہیں، چیلے بھی اچھے ہیں. کہیں پہ چیلوں کو گروؤں کی بات سخت لگتی ہے، لیکن وہ سخت در حقیقت ان کے لیے سمجھانے کا طریقہ ہے. فائدہ مند. ٹھیک ہے نا. اور اگر چیلے کہیں پہ کوئی بات کرتے ہیں تو گروؤں کو بھی چاہیے وہ سمجھے، نیو جنریشن کے مطابق چلے. تو یہ چیز ہے. اچھا میم، یہ جو خواجہ سرا جب ضعیف ہو جاتے ہیں یا وہ کوئی اپنا کام نہیں کر سکتے، ڈانس وغیرہ یا کوئی بھی جو ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ گرو بنا دیے جاتے ہیں انہیں. گرو تو آپ کسی بھی ایج میں بن سکتے ہیں. 18 سال کی عمر میں بھی گرو بن جاتے ہیں. اچھا. گرو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے آگا چیلا کر دیا، وہ گرو بن گیا. اب ایک میں نارمل سی مثال دوں. ایک بچے کی شادی کر دی جائے، 18 سال کے بچے کی، جو ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق ہے، 18 سال کے بچے کی شادی کر دی اور 19 سال کے عمر میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ باپ بن گیا نا. ایسے تو ایسے ہی وہ گرو بن گئے. اچھا. اچھا میم، کرونا آیا ہے تو آپ کا سیٹ اپ جو ہے، جو آپ کا دار و مدار ہے، جو انکم کا سورس ہے، وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ فنکشن وغیرہ اور اس طرح سے. تو انہوں میں کتنا متاثر ہوا پھر آپ کا کام؟ ہاں، کرونا میں تو کمیونٹی بہت متاثر ہوئی نا. ان کے پاس تو کوئی ایسی بزنس بھی نہیں تھا، بزنس لائن بھی نہیں تھی، کوئی ان کے پاس کوئی ذمہ دارہ بھی نہیں تھا، کوئی ایسی بینک بیلنس بھی نہیں تھے جس پہ وہ بیٹھ کے کھاتے کماتے. تو یہ آرگنائزیشن تبھی معاذرے وجود میں آئی تھی. اس سے پہلے تو میں نے باقاعدہ طور پہ ایک کام کیا کہ میں نے مختلف لوگوں سے رابطے کر کے، کیونکہ میں بطور ایکٹیوسٹ 2006 سے کام کر رہی ہوں، تو بطور ایکٹیوسٹ میں نے وہاں پہ کام کیا. وہاں پہ ان کو مختلف اسٹیک ہولڈروں سے ملی، مختلف این جی اوز کے لوگوں سے ملی، اور میں نے کہا کہ جہاں پہ آپ اتنے سارے لوگ، کیونکہ وہ ایک آفت ایسی تھی کہ وہ پورے دنیا پہ تھی، ایک جگہ پہ نہیں تھی. تو جہاں پہ آپ، کیونکہ اس کے نیچے کافی چیزیں لوگ بھول جا رہے تھے، پھر ان کو یاد دلا کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی خواجہ سرا کی بھی رہتی ہے، ان کی بھی ہیلپ نیڈ کی جائے تاکہ یہ کہاں جائیں گے. تو ان کو اتنا راشن اور اتنی خوراکیں دی جائیں کہ وہ گھر بیٹھ کے کھا سکیں. ایس او پیز میں کہوں گی ایسولیٹ تو وہ پہلے سے تھے آلریڈی، سب سے ہٹ کے رہتے ہیں اور سب سے ایسولیٹ میں تو تھے. ایک بھی خواجہ سرا کرونا کی زد میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ خدا مہربان تھا. جی ایسے کوئی خواجہ سرا مرا تو نہیں ہے نا. کووڈ کے دنوں میں پاکستان کی ہسٹری میں دکھا دیں، اگر کووڈ کے دنوں میں کوئی خواجہ سرا کی ڈیتھ ہوئی تو سامنے تھے. اچھا میم، آپ نے یہ این جی اوز بنائی ہے، اس میں آپ کو کون سے مشکلات کا سامنا ہے اس ٹائم؟ کیا ہائے،
एनजीओ तो मैंने ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए बनाया। एक्चुअली में तो हम तो ऑल ओवर काम करना चाहते हैं। मकसद था कि फोकस ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन हमने नाम क्यों रखा है, एफटीओ नाम क्यों जी रखा? जी एफटीओ नाम इसलिए रखा कि सिविल सोसाइटी और ख्वाजा सराओं के दरमियान जो गैप है उस गैप को खत्म कर दिया जाए। ये मिल बैठ के काम करें, मिल बैठ के एक दूसरे के साथ अच्छी तरह। आप जब तक किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी के साथ टॉक नहीं करेंगे, किसी के साथ बैठ के खाएंगे नहीं, तो आप उसके बारे में कोई उसकी गाइडलाइंस नहीं जानते। यानी कि इसका मकसद है उसके बारे में आप नहीं जानते। नहीं जब आप मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो तब जाके आप समझेंगे। तो इसका फोकस ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद था, तब रजिस्टर करवाई गई कि ताकि हम इनको हेल्प एंड नीड के तौर पे फौरी इनके काम आ सके। क्योंकि उस वक्त कोविड में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमत के चंद एक इदारे काम कर रहे थे, बाकी ऑनलाइन सिस्टम हो गया था सारा। इसमें कौन से प्रोजेक्ट अभी तक आपने लॉन्च? हमने एक प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट हमने कर लिए। तीसरे का हमारा ये सर्कल चल रहा है। एक हमारा एमएचएम पे था, खवातीन पे था, हाइजीन्स के हवाले से। दूसरा हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे किया, जो सीआईपी का था, टीडा भाफन वालों का, के ख्वाजा सराओं की इलेक्शन में शमूलियत के हवाले से। तो उसके हवाले से हमने प्रोजेक्ट किया और वहाँ पे हमने जो पॉलिटिक्सर हैं जो उसमें एमपी एमएन की तैयारियां कर रहे थे और बने भी सही, तो उनसे हमने चार्टर ऑफ डिमांड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हमने मोबिलाइजेशन करवाए। हमने पॉलिटिक्सर के साथ उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स भी रखे, उनसे बात भी करवाई कि ख्वाजा सराओं की अगर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन में कोई किसी किस्म का कोई सपोर्ट या आवाज, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट में अभी तक कोई ख्वाजा सरा तैनात नहीं हुआ, ना पार्लियामेंट ना सेनेटर में, तो हमारी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं कि हम वहां पे शमूलियत करना चाहते हैं। तो एक ख्वाजा सरा तो कम से कम सेनेट में या पार्लियामेंट में होना चाहिए, ये तो जरूरी है। अच्छा मैम, आपने तालीम के हवाले से ख्वाजा सराओं के लिए क्या तालीम मेरा बहुत बड़ा विजन था। मैं तालीम को बहुत अहमियत देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैंने मैट्रिक किए, अगर मैट्रिक ना भी की होती तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। आज यहाँ तक जो पहुंची हूँ, मैट्रिक के बाद भी मैंने स्टडी की हुई है। मैं चाहती थी कि मुझसे ज्यादा पढ़ के लोग आके। तालीम है तो सब रास्ते आपके लिए हैं, तालीम नहीं तो फिर आपका रास्ता कुछ भी नहीं है, फिर वहीं तक आप रह जाएंगे, वही स्टिग्मा लेके बैठ जाएंगे। तालीम है, एक साहिबानी होगी, 101 साहिबा होगी। तालीम है, उसने अपना बिजनेस भी कर सकती है, उसमें वो अपने राइट्स के बारे में भी जान सकती है। तालीम के है तो वो अपनी जॉब भी कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह फोकस ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन ने महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिल के एक यहाँ पे स्कूल ओपन करवाया, और मुल्तान में पहले ओपन हो चुका था, तो बाद में यहाँ बहावलपुर में आज उनकी स्ट्रेंथ है तकरीबन 75 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वहाँ पढ़ने जाती है और वहाँ पे स्किल सीखती है। तो अच्छा, तालीम को मैं बहुत अहमियत देती हूँ। अभी मैम रिसेंटली आपने अपना जॉब की है पुलिस में, तो आप कैसे इंटर हुई हैं, कैसे ज्वाइनिंग की है? अच्छा, इसका हसीन हादसा है, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी और मैं किसी को जॉब करवाने गई थी। डॉक्यूमेंटेशन आई कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज बनाए जा रहे हैं, उसमें एक वीएसओ जॉब करेगी, तो मैं किसी और ट्रांसजेंडर को लेके गए कि वो एज ए जॉब करें वहाँ पे। तो जो डीपीओ साहब थे उस वक्त के, सैयद अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें। मैं कहा सर मैं तो एनजीओ चलाती हूँ, मैं स्कूल में भी होती हूँ, मैंने मुख्तलिफ खिदमत दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये खिदमत भी है कि सही आप खिदमत देते हैं। तो मैंने भी ऐसे फर्दनी दे दिए, डॉक्यूमेंट सीवी दे दी। तो उन्होंने 3 दिन के बाद मुझे कहा कि आप इसके लिए चुने गए, आप वीएसओ के तौर पे तैनात हैं, आप स्टडी भी साथ करें। उनकी बहुत मेहरबानी, आईजी साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे स्टडी की भी परमिशन दी, और डीपीओ साहब ने मुझे स्टडी की परमिशन दी। मैं 2nd ईयर कर रही हूँ, और उसके अलावा जो मैं अपनी एनजीओ को टाइम देती थी उनके लिए वो भी इनका थैंकफुल कहूँ कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सीईओ के तौर पे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा बहुत टाइम दे दूँ। मैम वहाँ के जो क्लाइंट हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई शिकायत?
स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमें मुश्किलात आई हो, मुझे भी उनको समझने के लिए टाइम लगा होगा, उनको भी मुझे समझने के लिए टाइम लगा होगा, बट हम बहुत जल्दी कवर कर गए, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लोगों से मिलती जुलती थी, तो मैं उनके साथ लेब्रेशंस करती रहती थी, टॉक करती रहती थी, तो मैं समझ गई जल्दी कि इससे किस तरह बात करनी है। तो वो भी ऐसा ऐसा मुझे बहुत अच्छे तरीके से, अब मैं किसी दिन लीव पे चली जाऊं, लीव पे ना जा छुट्टी पे होंगी, तो वो मुझे फोन कर देते हैं कि साहिबा जी आप छुट्टी कर गई, आप क्यों नहीं आई, किस लिए नहीं आई, आपके लिफाफा सेंटर की बहुत जरूरत है। तो मैं उनको गाइडलाइन देती हूँ, क्योंकि मजबूरियां हैं हर किसी की हैं। मेरे वालिदैन मेरे पास रहते, मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, मेरे वालिद साहब बीमार हैं बहुत, मैं उनकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। मैम आप इस फील्ड में आई हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगी कि आप भी स्टडी करें और जॉब के हवाले से, जैसे हाँ, आप भी जॉब मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक यहाँ पे जरूर इस चैनल के थ्रू पैगाम दूंगी कि एक मुठ हो जाए, जी एकजुट हो जाए। आपके एकजुट होने से बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे तालीम सबसे पहले आगे रखें, क्योंकि तालीम के बगैर आप कहीं भी किसी जगह पे तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप तालीम हो जाएंगे, तालीम याफ्ता हो जाएंगे और एक जगह पे मजबूत हो जाएंगे, तो आपको दुनिया का कोई बंदा तोड़ नहीं सकता। आप अपने हकूक अपने पास ले सकते हैं। मैं शायद वहां पे इसलिए साहिबा की भी जरूरत ना पड़े, साहिबा जहां की जरूरत ना पड़े। बहुत नामवार चीजें नाम है, बिंदिया राना है, नीली राना है, बबली मलिक है, एंड अदर दूसरे लोग हैं जिनका नाम शायद मैं ना ले सकूं, शाहनवाज शानी है, जनाया चौधरी हैं, लहर मिर्जा हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टिविस्ट हैं, सबा गुल की हैं। तो वो उनकी भी जरूरत ना पड़े, वो हमारा मुस्तकबिल है। देखें आने वाले दिनों में ये बैकिंग, सेक्स वर्किंग या फंक्शंस इतने ना हो। हाँ सही है। आपकी स्टडी ही आपका जेवर है, आपकी स्टडी ही आपका बिजनेस है, आपकी स्टडी ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। आपकी स्टडी आपको शायद हो सकता है कि टॉप ऑफ द बिजनेसमैन में चली जाए, आपकी स्टडी टॉप ऑफ द एक, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे VSO में आज बनी बैठी, अगर मेरी स्टडी होती बहुत अच्छी तो शायद मैं किसी और ओहदे पे हो। ऐसे ही तो वो स्टडी ही है जो किसी को किसी जगह पे ले जाती है। ऐसे ही। हुकूमत से कोई आप अपील करना चाहें? मैं हुकूमत से इतना अपील जरूर करूंगी कि खुदारा पार्लियामेंट और सेनेट के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सीट कोटा रखें और बनाएं। वहाँ पे सेनेट के तौर पे, सेनेटर के तौर पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो हो उनको लें। और दूसरे नंबर पे जो आपने प्रोटेक्शन बिल बनाया है उसको 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने बनाना था, तो खुदारा वो सूबे जल्द अज जल्द बना के इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें और ख्वाजा शराहों को बहुत सहूलियात दें जो उनके। जब आप, मैं इतना सी बात करूंगी, जब आप इतने लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो मुझे बताएं कि इतनी सारी कौम के लिए कैसे काम कर पाएंगे। ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू मैम अगेन, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।